अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, टॉपिक है आपके पास कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड। याद रहे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हाइपोथैलेमस से बिल्कुल एक बॉटम लेवल पे पड़ा होता है, और वो एक यानी कि पी के सीड के बराबर हो रहा होता है, मटर के दाने के जैसा बस होता है। अब उसके हम्म। तीन लोब्स होते हैं। मेजर उसमें जो मास्टर ग्लैंड होता है वो इंटीरियर लोब होता है। मीडियन लोब जो है उसके अंदर थोड़े हार्मोन सेक्रेट होते हैं, और बिल्कुल एंड पे जो पोस्टीरियर लोब होता है वो ट्रू फॉर्मेशन में ग्लैंड होता भी नहीं है, बिकॉज उसके सेल्स कोई सेक्रीशन नहीं दे रहे होते। और उसके सेल सेक्रीशन नहीं देते तो क्या करते हैं, वो जस्ट एक स्टोरेज कर रहे होते हैं। अब हम्म। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को कैसे पता चलता है कि पिट्यूटरी ने कोई हार्मोन रिलीज करना है? बात समझ आई? ये यस सर। एक केमिस्ट्री है। जैसे अगर आप कहें कि आप यानी कि फूड इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, तो हम्म। आपके माउथ से होती हुई ये स्टमक, और स्टमक के बाद ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम, और फिर ये आगे चलती जाती है पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक पे। इस सारे प्रोसेस के अंदर जितनी भी हार्मोनल चेंजेस थोड़ी बहुत आ रही होती हैं, या डिफरेंट तरह की सेक्रीशंस जो हो रही होती हैं, उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है बेसिकली कोई और स्टिमुलस होता है कहीं से। या मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि पेंक्रियाज या आपका जो लीवर होता है उसके अंदर जो एक छोटा सा वो होता है, लिक्विड के जो ड्रॉप्स जो आपकी इंटेस्टाइनल वॉल उसमें आके गिरते हैं इंटेस्टाइन में, फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स। वो बाइल होता है गालबन उसको। अगर हम देखें तो वो कभी भी ऐसे नॉर्मल हालात में नहीं गिरता रहता, अनटिल अनलेस कि वो ट्रिगर ना हो, जब तक एक फूड के स्पेशल टाइप प्रोटीन होती है या पता नहीं को पार्टिकल होते हैं उसके लिए। तो वो ट्रिगरिंग ज़रूरी होती है। यहाँ पे जो पिट्यूटरी होता है उसका इंटीरियर लोब जो है ये आपका मास्टर ग्लैंड तो है। हम्म। ये आपके पास यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन जीएच की सेक्रीशन करता है, और ग्रोथ की इनहिबिशन को भी यही कंट्रोल करता है। इसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्पीड अप कर देता है, ये उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसके बाद एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन एक होता है जो एड्रीनल मेडुला को जाके इम्पैक्ट कर रहा होता है। ये उधर भी उसको इफेक्ट करने के लिए ये हार्मोन भी पिट्यूटरी से निकलता है। अच्छा, प्रोलैक्टिन की सेक्रीशन को रोकने के लिए भी इधर ही होता है। और फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर यूज़ होने वाले वेरी कॉमन और हाई अमाउंट में यूज़ होने वाले एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि ओवरी के अंदर पड़े हुए एग के साथ जो फॉलिकल सेल्स होते हैं उसकी येलोशिंग कर देते हैं, फिर वो रैप्चरिंग होती है। ये यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो यूज़ हो रहे होते हैं ये वाले जितने भी हार्मोन्स हैं, ये सारे पिट्यूटरी कंट्रोल कर रहे हैं। सो अ नंबर ऑफ हार्मोन्स दैट आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी, वो आप कह सकते हैं कि आपके मेजर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे एडोलिसेंस में या प्यूबर्टी का एज जैसे ही ऑनसेट होता है, तो एट दैट स्पॉट ऑफ टाइम आपके पास ग्रोथ हार्मोन की रेंज इंक्रीज हो जाती है। हम्म। बच्चे एकदम से हाइट में बड़े हो जाते हैं नौजवानी की उम्र में आके, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो गया, ओके ठीक है। इससे पहले क्या होता है, इससे पहले डेपोजिशन होती है उनकी प्रोटीन्स की, ताकि जब ग्रोथ हार्मोन की एक एक्साइटिंग लिमिट आए तो उस टाइम तक वो उस चीज़ को कंट्रोल कर लें या उतनी नीड्स को पूरा कर सकें। फिर उसके बाद वो हम्म। एक हद तक जाने के बाद उसी को इनहिबिट भी किया जाता है, उसी की अमाउंट को लो करते हैं। तो ये जितने भी हार्मोन्स हैं ना, इनको कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस बैठा होता है। ये एक रिलीजिंग फैक्टर डिटेक्ट कर रहा होता है, सॉरी प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो जाके आगे ट्रिगरिंग करते हैं। यानी पिट्यूटरी को इटसेल्फ पता नहीं होता कि उसने कब हार्मोन रिलीज करना है, पिट्यूटरी बस देख रहा होता है कि हाइपोथैलेमस कब सिग्नल देगा। और हम्म। हाइपोथैलेमस बेसिकली क्या है, जैसे आपके एयर कंडीशन के अंदर सिंपल या रेफ्रिजरेटर के अंदर एक कंट्रोल सेंटर लगा होता है जो डिटेक्ट करता है टेम्परेचर ऑफ द रूम, या जो रेफ्रिजरेशन के लिए जो आपने चीज़ें रखी होती हैं फ्रीज़ करने के लिए उसका। फिर वो जैसे ही एक लिमिट से टेम्परेचर उसका डाउन होता है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली एयर कंडीशन या वो चीज़ें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। फिर जब वो टेम्परेचर डिटेक्ट करता है कि बढ़ गया, तो फिर ऑटोमेटिक उसकी कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाता है। बात समझ आई? यस सर। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपके पास हाइपोथैलेमस कंटिन्यूअली बॉडी का टेम्परेचर भी मेजर कर रहा है।
ये थ्रस्ट, हंगर, स्लीप के साइकिल को भी यही डिटरमिन कर रहा है। ये सेल के अंदर आने वाली यानी कि जो ब्लड सेल्स इसमें से कॉन्टीन्यूसली पास हो रहे होते हैं, ये उधर से चीज़ें डिटरमिन करता है। अब जब ये सारा प्रोसेस आपको एक पता लग गया कि कैसे एक मैकेनिज्म में चीज़ें हो रही होंगी, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ये हाइपोथैलेमस जो है कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ इन ये रिलीज करता रहता है, थोड़ा थोड़ा हम्म करके। और एज अ रिजल्ट ऑफ growth hormone releasing factor, the secretion of growth hormone is being carried by the interior pituitary। और फिर क्या होता है कि जब ये सेक्रीशन हो जाती है तो इसने जाके ब्लड स्ट्रीम के अंदर से होता हुआ पूरी बॉडी के डिफरेंट सेल्स पे जाके इम्पैक्ट डालना होता है, जिस चीज़ को इम्प्रूव करना होता है। लाइक आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनकी स्पेशल जो पुबर्टी पे देखो ना, एट द टाइम ऑफ स्पेशल एडोलिसेंस के टाइम पे जब अगर बात करते हैं, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द मेल और फीमेल जो होते हैं वो इस ग्रोथ हार्मोन के साथ जुड़े होते हैं। इसकी एक जब स्पेशल लिमिट जो है वो सेक्रीट होगी तो फिर उस टाइम पे वो चीज़ें भी ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएंगी। ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। स्टार्टअप कहाँ से हो रहा है? यहाँ से। तो हाइपोथैलेमस का हार्मोनल रोल आ गया यहाँ पे पहला। हम्म दूसरा है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन एक हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, इसकी अमाउंट जो है अगर ज़्यादा हो जाए तो ग्रोथ रुक जाती है। इसकी यस इसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो एग्जांपल है वो ये है कि आपकी बॉडी जो है 28 या 30 ईयर्स तक जो है वो हाइट में बढ़ रही होती है। आफ्टर दैट उसकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, फिर डेपोजिशन ऑफ फूड जो है फिर से होना शुरू हो जाती है। तो वो तब सोमैटोस्टैट होगा कि जब हाँ, सोमैटोस्टेसिन रिलीज होगा। ये रिलीज होगा और उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन की अमाउंट कम हो जाएगी, सिंपल। हम्म तो फिर जो है ना बाकी चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन अच्छा। इसके बाद है थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर। ये सेक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। अब देखो जी, ये जो थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर है ना, ये थायराइड ग्लैंड को यानी कि बेसिकली ट्रिगर करने के लिए होता है, लेकिन उससे थायराइड ग्लैंड को ट्रिगर ये डायरेक्ट नहीं करता। थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर पहले पिट्यूटरी को ट्रिगर करेगा कि टीएसएच सेक्रीट करे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो टीएसएच होगा ना, ये स्टिमुलेट कर देगा थायराइड ग्लैंड को। हम्म और थायराइड ग्लैंड को जब स्टिमुलेट करेगा तो थायराइड के अंदर इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं। एक T3 होता है, एक T4 होता है, और गालबन एक कैल्सिटोनिन भी इसी में होता है, अगर मैं भूल नहीं रहा तो। नहीं तो हम देख लेंगे अभी आगे पढ़ते हैं तो। वो जितने भी हम्म हार्मोन्स होते हैं बेसिकली वो प्राइमरीली वर्क कर रहे होते हैं टू एक्टिवेट द मेटाबॉलिक पाथवेज। बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिकली रिएक्शंस हो रहे होते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में ये एट द टाइम ऑफ आप कहें कि जो एनर्जी नीड्स होती है ना, जब आपको बढ़ जाए तो फिर उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है। बात समझ आई? फिर क्या हो जाता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ थायराइड जाते हैं। बेसिकली टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड, देखो ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड को इम्पैक्ट करेगा ना, तो क्योंकि किस सेंस में इम्पैक्ट करेगा? नहीं समझ आई? से ये इसका रोल नहीं समझ आया मुझे। यार देखे ना, सिंपल ये है कि थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर आया हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी पे ओके। आ गया, पिट्यूटरी से निकला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच। सो ये टीआरएफ भी हार्मोन हुआ और फिर ये दोनों मतलब इसने ये टीआरएफ टीएसएच हार्मोन को ट्रिगर करेगा ट्रिगर टू बी करेगा, रिलीज जी 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 बिल्कुल। फ्रॉम और पिट्यूटरी। हाँ, पिट्यूटरी से अब जो टीएसएच निकला ना, ये फिर भी किसी काम का नहीं है, ये फिर ट्रिगर करेगा जाके थायराइड हार्मोन को, एक्चुअल को। अच्छा, ये मतलब तीन ऐसे हाँ, लड़ी हुई अब नेक हैं। के रीजन में गले की जगह पर जहाँ आपकी ब्यूटी बोन होती है, जो गले में एक बिल्कुल निकली हुई होती है छोटी सी, तो वो जो फेरेंक्स लेरिंक्स के पास होती है वहाँ पे थायराइड हार्मोन होता है। ओ सॉरी, ग्लैंड होता है, थायराइड कॉलर ग्लैंड। बोन हाँ, सी उधर मैस होगी ऑफ ना। सेल्स होता है। जब ये उधर जाता है ना टीएसएच, तो वहाँ से थायराइड हार्मोन्स जो है ना वो पैदा होते हैं। हम्म तो वो जो थायराइड पूरे पैदा होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब आपकी बॉडी को मेटाबॉलिकली एनर्जी की बहुत नीड हो तो तब ये प्रोड्यूस होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, जब एडोलिसेंस का टाइम आता है तो अक्सर आपने देखा होगा मेल्स के अंदर साउंड की पिच जो है वो हो जाती,
क्या कहते हैं, भारी हो जाती है थोड़ी सी पिच। देखो ना, मेल्स के अंदर ये साउंड जो होता है ना, एक थोड़ा सा मेलनेस कैरेक्टर, श्रिल्ड होता है, हाँ उसका आप कह होर्स सकते हैं, होता वो थोड़ा सा भारीपन आ जाता है। अब वो भारीपन तो चलो एक उसको लोकेटरी तौर पर हम कह सकते हैं ना, उसका एक सिंबल है। दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो थायराइड की वजह से उसकी बॉडी के अंदर, मेल्स हों या फीमेल्स हों बच्चे, उसको जो नीड चाहिए होती है ना अपनी, एक्सेसिव यकदम से उसके बॉडी के आर्गन्स बड़े हो गए हैं, लाइक हाथ और पाँव और मुंह, फेस और हाइट में भी निकल चुका है बच्चा। तो उस टाइम पे उसकी बॉडी को अच्छी खासी एनर्जी की नीड्स होती हैं। तो उस टाइम पे है। टीएसएच का सेक्रीशन मैक्सिमम होती है। और फिर जो टीएसएच की सेक्रीशन मैक्सिमम होती है तो ये गले पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। और साउंड ऑफ न्यूली एडोलिसेंस जो बच्चे होते हैं, और स्पेशली बॉयज़ की अगर मैं बात करूँ, तो उनका साउंड ज़्यादा भारी होता है एक मेल की नॉर्मल साउंड से भी, क्योंकि उस टाइम पे टीएसएच का साउंड, उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि फिर वो साउंड कम होते होते, यूँ कि इनकी सेक्रीशंस कम होती हैं, तो फिर एक लेवल तक आ जाता है। तो याद रहे कि हाइपोथैलेमस हर हार्मोन का रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस करेगा, हम्म। हर हार्मोन का रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस करेगा, और उसने जाके या तो पिट्यूटरी को इम्पैक्ट करना है, या पिट्यूटरी से ऐसे ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है जिसने आगे बॉडी के किसी और पार्ट में जाके हार्मोन को इम्पैक्ट करना है, ग्लैंड्स को। हम्म। तो थायराइड जो है ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है। स्टेप 1 के अंदर थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर आया, स्टेप 2 के अंदर आपके पास हम्म। पिट्यूटरी से स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकला थायराइड का, और स्टेप 3 पे हम्म। जाके उसने थायराइड ग्लैंड को इम्पैक्ट किया, जिसने T3 और T4 बनाए, और कैल्सिटोनिन भी। और क्लियर? फिर वो फर्दर आगे हाँ, वो इम्पैक्ट आगे फिर शो उनका करेंगे इम्पैक्ट जो भी उनका आता है वो एक बात की बात है, बॉडी। लेकिन फिलहाल ये, हाँ, ये करते हैं, ठीक है। यस सर, समझ आ फोर्थ गया। वन इज द एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर। अगेन से हाइपोथैलेमस है तो रिलीजिंग फैक्टर है। जितने भी पड़े हैं हार्मोन में सारे रिलीजिंग फैक्टर्स होंगे ये। सर इनके नाम इसी तरह एज इट इज ही याद करने, या बिल्कुल इसी सी आर तरह एफ है, बिल्कुल इसी तरह, या ये टी बच्चा आर अपने रटा लगाने में। एफ। ओके। और थोड़ी बहुत समझ है और आपको, यानी कि लाइक अब मैं कहूँ कि सोमैटोट्रोफिन जो है ना, क्या कहते हैं, सॉरी, थायरोट्रोफिन। तो थायरोट्रोफिन थायराइड से निकल रहा है, जब मिलता जुलता है तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग होगा, सिंपल। आगे हाँ। एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक है, तो एड्रीनल किस को कहते हैं, गुर्दों को कहते हैं, ठीक है। हम्म। तो ये एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर ऐसी चीज़ है, देखो इनमें एक सिमिलैरिटी भी पाई जाती है। इधर है थायरोट्रोफिन, ठीक है, रिलीजिंग हम्म। फैक्टर है, तो वो थायराइड को स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है। इधर एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिन लिखा हुआ है रिलीजिंग फैक्टर, तो आगे जो हार्मोन होगा एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक आ जाएगा, हार्मोन आ जाएगा। यानी वही हम्म। होता है हार्मोन, उसका रिलीजिंग फैक्टर है, और फिर आगे वही हार्मोन आ जाता है। ट्रोफिन से ट्रोफिक हो गया। हाँ, मतलब एक लिटिल बिट चेंजेस के साथ वही हार्मोन होता है। यस। ओके, इसके बाद एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक जो हार्मोन है पर ना, सर इसकी एब्रिवेशन बड़ी डिफरेंट बनाई है इन्होंने, ACTH। ए सी टी एच, एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एच आ अच्छा, नहीं जाता है आखिर में, तो बस हार्मोन है। इसकी CRF क्यों है अगर इसकी ACTH है? वो इसलिए कि कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर के लिए इसने लिखा होगा। हो सकता है। हाँ ना, तो इधर ए सी टी एच है बेसिकली। आप बेशक इसको ए सी आर एफ भी लिख सकते हैं। ACR भी लिख सकते हैं, ACR। अपनी ओके, AC। मेमोराइजेशन के लिए लगा लें यार बच्चा, क्योंकि मुमकिन है वो आपको ऐसे डायरेक्ट दे दे सी आर एफ से क्या हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, फिर आप बैठ जाएंगे। इसलिए एब्रीवेशन याद कर लें तो बहुत अच्छा है। सर CRF का आपने क्या बताया था, कोटी यार को इधर से देखो ना, ये कार्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर। ओ अच्छा, यहाँ से ठीक है, बिल्कुल सही है। सही है। तो वही तो कह रहा हूँ कि उधर उसने ए सी टी एच इसलिए किया क्योंकि उसने एड्रीनो को भी एब्रीवेशन दे दी है। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट है जी प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर जो है ना, ये ज़ाहिर है इनहिबिशन का फैक्टर है, तो कोई इनहिबिशन वाला ही हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, तो ये इनहिबिट करता है कि प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस ना हो, राइट। अभी प्रोलैक्टिन का क्या फंक्शन होता है, आई एम डाउटफुल अबाउट इट। असल में ये फीमेल्स का हार्मोन होता है एज़ पर माई पर्सनल ओपिनियन, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसे वाइब आ रही है कि कुछ ऐसा सा होता है। या तो ये ऑक्सीटोसिन से मिलता जुलता होता है, या फिर ये मेमरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन पे जाके कोई इम्पैक्ट करता है प्रोलैक्टिन, अगर मुझे मैं भूला नहीं, या फिर ये
तीसरा केस जो हो सकता है वो यूट्राइन वाल को, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो बेसिकली वास्कुलराइजेशन होती है ऑफ द ब्लड वेसल्स, उसको देख रहा होता है। लेकिन वो मेरे ख्याल से डाउन एरिया से बेहतर है कि ये, मुझे जो लगता है कि मेरे ख्याल से ये मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो है ना वो इम्पैक्ट डाल रहा था। हम देख लेंगे, अभी ये इसको पढ़ते हैं पिट्यूटरी के अंदर। ओके, नेक्स्ट है गोनेडोट्रोफिक। गोनेड्स बेसिकली आपकी बॉडी के तो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो है GnRH, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है। अगर आप देखें ऊपर लिखा हुआ है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, वो GHRF है, हम्म या उसको ग्रोथ हार्मोन को GH भी कह रहे हैं। यहाँ पे गोनेडोट्रोफिन है तो इसलिए GN कर दिए। यस। तो ये मर्ज नहीं करना, चीज़ें बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे। और हाइपोथैलेमस की आप जब बात करते हैं ना बच्चे, तो ये फिर से अगेन वही चीज़ कि ये आमतौर पर रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ कर रहा होता है, और फिर यहाँ से ये वाहिद है जिसका रिलीजिंग फैक्टर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आगे जाके ये दो डिफरेंट हार्मोन्स को सेक्रीट कर रहा है। और ये जो गोनेडोट्रोफिन्स वाले हैं ना, ये गुनेड्स से नाम आया है। गुनेड्स कहते हैं बच्चे के मेल्स के अंदर टेस्टिस को, और जो फीमेल होता है उसके अंदर ओवरीज को, जो उनकी फ्यूचर में ना मतलब नेक्स्ट जनरेशन के ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन के लिए सीमन और उसकी एग्स की प्रोडक्शन करवाते हैं। और ये थ्रू हो रहा होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये होते हैं फीमेल के अंदर, स्पेशली LH होता है। और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी फीमेल की तवज्जो से उन्होंने अभी यहाँ पे लिख दिया है। मेल्स के अंदर इसका एक अल्टरनेटिव हार्मोन होता है, वो हम आगे देखेंगे गुनेड्स के अंदर अगर हमने पढ़ना होगा तो ओवरऑल अगर हम देखें इस टेबुलर फॉर्मेशन में जो उसने डिस्कस किया है, कि अब आपको मैंने तो जस्ट एक वर्डली बता दिया है कि हाइपोथैलेमस बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है सेल्स को, फिर उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, फिर एक रिलीजिंग फैक्टर को निकालेगा, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर निकलेगा। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो हाइपोथैलेमस से निकला, उसने ट्रिगर किया एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के अंदर पड़े हुए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को, सॉरी ग्रोथ हार्मोन वाले सेल्स को, तो वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देंगे। अब देखो पिट्यूटरी एक ही है, पिट्यूटरी का साइज टोटल एक मटर के दाने के जितना है, लेकिन इसके अंदर सेल्स इतने स्पेशलाइज्ड हैं कि वो इतने टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को, यानी इतने सॉर्ट ऑफ डिफरेंट केमिकल्स को जन्म दे रहे हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन का इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट आता है, ग्रोथ करवा रहा होता है, उधर ही से एक हार्मोन निकलता है सोमेटोट्रोफिन, सॉरी सोमेटोस्टेटिन जो है वो आपका हाइपोथैलेमस से निकला, उसने पिट्यूटरी के अंदर से GH की इनहिबिशन करवाई खुद ही। और उसके बाद फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर निकलेगा जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से निकालेगा। अब ये डिफरेंट क्लास ऑफ हार्मोन आ गया। इसके बाद एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन है। अब एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन पिट्यूटरी से निकला, लेकिन इसने इम्पैक्ट करना है एड्रीनल कॉर्टेक्स को, यानी गुर्दों पे जाके एक स्पेशल क्लास ऑफ सेल्स होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स उसको कहते हैं, वहाँ पे जाके इम्पैक्ट डालेगा। बच्चे आपको समझ आ गई है? यस सर। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करें हम। सर एक सेकंड रुकिएगा। ओके ओके, अब हम बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ चलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, बिलो द हाइपोथैलेमस होता है। इट इज़ अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक इन फेंडिबुलम, जिसको आप बोलते हैं, एक छोटी सी डंडी होती है। ये अगर आप देखें ना तो ये हाइपोथैलेमस ऊपर के एरिया में हाइपोथैलेमिक होगा, और उसके बाद ये एक छोटी सी स्टॉक सी है जिसके ज़रिए से ये नीचे की सफ़ों में एक लटका हुआ, ये एक पी प्लांट के, पी आप कहेंगे उसके सीड की इक्वल होता है। अच्छा, विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द फाइबर्स ऑफ द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। अब एक बड़ी ज़बरदस्त सी टर्मिनोलॉजी इसने यूज़ की है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। व्हाट डज इट मीन? देखो आपके पास बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन के दो सिस्टम्स होते हैं, एक को आप बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरे को आप बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है? या एक को आप सिंपल ये कहते हैं मतलब कि केमिकल कोऑर्डिनेशन, और एक को कहते हैं आपके नर्वस कोऑर्डिनेशन। जो न्यूरोसेक्रेटरी होते हैं ना सेल्स, ये नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन का जो है ना एक जॉइंट होते हैं। इनके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ नर्वल इम्पल्स आप कहें, या ऑन द बेसिस ऑफ नर्वल या न्यूरोनल एक्साइटमेंट, यहाँ पे हार्मोन्स के जो है ना वो चेंजिंग्स आ रही होती हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि
अगर आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो आप जो एक अच्छी थॉट्स को लेके मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो इनफैक्ट वो आपकी न्यूरो सेक्रेटरी जो सेल्स होते हैं उसको बूस्ट दे रहे होते हैं और फिर आपको उसकी वजह से एक फीलिंग्स ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन आप कहें या हैप्पीनेस के जो है ना वो हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं और फिर आपको एक अच्छा फील होता है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू थ्री लोब्स, द इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड द मीडियन वन. The main part of the today's topic is the interior lobe of pituitary that is also considered as the master glands. अब मास्टर ग्लैंड के अंदर आपको पता है कि जो ग्लैंड्स होते हैं ना बच्चे, यहाँ पे एक एंडोक्राइन का सिस्टम है। एंडोक्राइन जो है ना ये हार्मोन्स ऐसे होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम जो डक्ट लेस होते हैं ना, और ये क्या करते हैं बेसिकली, ये एक स्पेशल क्लास ऑफ सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी, जैसे पिट्यूटरी ने प्रोड्यूस किया। और फिर क्या होते हैं कि ये ब्लड वेसल के अंदर ऐसे ओपन स्ट्रीमिंग ब्लड में फेंक दिए जाते हैं। इसके लिए कोई अलग सिस्टमेटिक डक्ट नहीं होती है, बिकॉज इट सेक्रीट द न्यूमरस हार्मोन्स मैनी ऑफ विच रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड. अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ये मास्टर ग्लैंड इसलिए कहलाता है बिकॉज, अब यहाँ पे वो अक्सर ये क्वेश्चन था भी, सही मैंने उसको स्किप किया था उस दिन, कि वाई द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंसिडर्ड एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी. तो रीज़न क्या है, बिकॉज ये एक ऐसे हार्मोन्स को सेक्रीट करता है कि विच आर गोइंग टू रेगुलेट द अदर एंडोक्राइन सिस्टम्स या ग्लैंड्स, ठीक है. Yes, sir. अब इसके पास 6 हार्मोन्स होते हैं विच कैन रेगुलेट द सेक्रेटरी एक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड. कौन कौन से होते हैं? एक होता है ग्रोथ हार्मोन GH, Hmm. सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन STH, ठीक है, इसी का नाम होता है बेसिकली, यानी ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम सोमैटोट्रॉफिक ट्रॉफिक होता है. अच्छा, इट आल्सो रिलीजेज अंडर द, अब देखो, अब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो लाजमी सी बात है कि कोई भी बॉडी है, यानी कि आइदर ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि उसके अंदर ग्रोथ का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा. इट रिलीजेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमिक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, जो हमने अभी टेबल में पढ़ा है कि Hmm. ये ऐसे नहीं प्रोड्यूस होगा, बल्कि ये जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमिक आएगा ना उसके इन्फ्लुएंस में ये पैदा होगा. बात समझ आइए. Yes, sir. एंड आर इनहिबिटेड बाय द हाइपोथैलेमिक सोमैटोस्टैटिन, जो अभी हमने पढ़ा है टेबल में कि उसी के ही सोमैटोस्टैटिन जो कि हाइपोथैलेमस से ही पैदा होता है, उसी के मना करने से ही बेसिकली इसकी प्रोडक्शन इफेक्ट होती है. फिर है जी, ग्रोथ हार्मोन हैज़ ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट करता है. ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट द सेल ग्रोथ को भी कर रहा होता है एंड सेल डिवीजन को भी, जो ब्रॉडर लेवल पे जाके आपकी पूरी बॉडी की हाइट बढ़ा देते हैं. तो इनफैक्ट नंबर ऑफ सेल्स विद इन द बॉडी आर गोइंग टू डिवाइड मल्टीपल टाइम्स. तो वो इम्पैक्ट आपका आता है. तो आप देखो ना, एक बच्चा है उसकी हाइट छोटी है, तो जैसे आप कहें कि एट द टाइम ऑफ पेबर्टी, ये एडोलिसेंस के टाइम पे एकदम से उसकी हाइट जो है विद इन 1 ईयर आप कहें कि उसकी हाइट जो है वो 5-7 इंच बढ़ जाती है डायरेक्टली, या समटाइम्स तक 1 फीट तक भी अगर वो बड़ी जो हो जाती है. तो रीज़न क्या है? बिकॉज के मल्टीपल टाइम सेल डिवाइड हुए हैं ना, तो वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन हुए. इट आल्सो स्टिमुलेट्स द अपटेक ऑफ द अमीनो एसिड्स इनटू द सेल्स एंड इंक्रीज द रेट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. अब जैसे प्रोटीन सिंथेसिस आपको पता है कहाँ से होती है? अमीनो एसिड के थ्रू होती है. और अमीनो एसिड्स जो हैं, इन अदर वर्ड, आपकी डाइट से आते हैं. Hmm. आपको जब यंग एज में आप होते हैं तो आपको भूख इसलिए भी ज़्यादा लग रही होती है क्योंकि बॉडी के अंदर मल्टीपल सिस्टम्स चल रहे होते हैं और उनकी नीड होती है. उसके लिए आपको स्लीप साइकिल आपका ज़्यादा होता है, आपको नींद भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है. क्योंकि जब आपकी नींद के टाइम में आप होते हैं तो उस टाइम पे आपकी बॉडी बेसिकली अपने आप को इम्यून बना रही होती है, वोलनरेबल नहीं होती है इतनी तरह की. एज अ रिज़ल्ट ऑफ दीज टू पॉजिटिव, यानी कि इनटेक, आप कहें कि एक स्लीप साइकिल पूरा हो रहा है, दूसरा अमीनो एसिड, या आप कहें कि प्रोटीनेशियस डाइट आप ले रहे हैं, तो फिर आप अपनी एडोलिसेंस के अंदर एक प्रॉपर और नॉर्मल ग्रोथ की तरफ जाएंगे. अदरवाइज़ आपकी इन चीज़ों की डेफिशिएंसी रह जाए तो आप मेंटली तौर पर भी इवन अंडर ग्रोथ रह जाते हैं. ओके, नेक्स्ट है जी डेफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट्स द ड्वार्फिज्म. देखो, ग्रोथ हार्मोन छोटा सा रिलीज़ हुआ, बहुत सारे बच्चे हाइट में नहीं बढ़ते हैं, ठीक है. तो रीज़न क्या है कि वो डिवार्फ रह जाएंगे, छोटे कद में रह जाएंगे, उनकी बॉडीज़ की डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती, या होती भी है तो बड़े स्लोअर रेट पे होती है जो कि इतना विजिबल नहीं होता, ठीक है.
और फिर वो शॉर्ट स्टैचर के हो सकते हैं, या फिर बॉडी पार्ट स्टे इन द प्रोपोर्शन विद द ब्रेन डेवलपमेंट एंड द आईक्यू जो है ना आर अनइफेक्टेड। वो क्या कह रहा है कि हाउएवर द अगर इन केस में इनकी अगर बात की जाए जिसमें आप क्या कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो आपके पास रिलीज़ कम होगा, तो उसमें बॉडी के पार्ट्स की प्रोपोर्शन उसी तरह रहती है। ऐसा नहीं होता कि सर बड़ा हो जाए, हाथ बड़े हो जाएं और लेग्स जो हैं वो उतनी रहें, नो, ऐसा नहीं होगा। नो डाउट रिलीज़ कम होगा तो ओवरऑल पूरे का पूरा यानी कि सिस्टमेटिकली बॉडी जो है वो छोटी रहेगी। लेकिन वो जो मैंने ऊपर बात की है कि ग्रोथ हार्मोन तो रिलीज़ हो गया, हाइट भी बढ़ गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसकी हाइट और उसके बाद अगर आप नॉर्मल साइकिलिंग प्रोसेसेस नहीं करेंगे तो फिर इम्पैक्ट्स आएंगे। ओके, नेक्स्ट है जिगेंटिज्म। एक्सेस सेक्रीशन हो जाए तो क्या होगा। ये कह रहे हैं कि ओवर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड in which the bones are still capable of the growth and person increase the height abnormally. Over secretion of growth hormone in the adult life causes acromegaly या gigantism भी इसी का गालबन नाम होता है दूसरा। जेन टाइप स्ट्रक्चर आपका बन जाता है इन विच द बोन्स आर नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग इन द लेंथ। एक मिनट, यहाँ पे ना दो हैं ओवर सेक्रीशन के रिजल्ट्स, ये वाले, ये है ओवर सेक्रीशन और ये है अंडर सेक्रीशन। ये तो जो ओवर सेक्रीशन होती है ना उसमें एक तो ये है कि बच्चों की नॉर्मल हाइट से बच्चे बड़े हो जाएं, हाइट में भी बड़ा दिखें, और एक केस ये होता है। एक और केस होता है कि जब एक ज़रूरत जितनी होती है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि अच्छा खासा अमाउंट में जब हार्मोन ज़्यादा सेक्रेट हो जाता है तो फिर उसको एक्रोमेगली कहते हैं। अब इसमें क्या होता है इसका इम्पैक्ट कि बोन्स जो होती हैं ना वो लेंथ में इंक्रीज नहीं होती, ग्रो इन थिकनेस, उसमें वो यानी कि आपकी बॉडी जो है वो वाइड अप होना ज़्यादा हो जाएगी। एक्रोमेगली इज करेक्टराइज्ड बाय द इनलार्जिंग ऑफ द हैंड, फीट, स्कल, नोज एंड द जॉ बोन्स। इसको एक्रोमेगली कहेंगे। बात समझ आई। Yes, sir. तो ओवरऑल हमारे पास अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें दैट इज़ द मेजर हार्मोन विद इन द पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी के इंटीरियर की अगर हम बात करें तो वो वैसे बॉडी का एक मेजर हार्मोन वो है यानी कि ग्लैंड है। तो जिगेंटिज्म हमने देखा ग्रोथ हार्मोन में क्या, ग्रोथ हार्मोन उसका इनहिबिशन हार्मोन हमने कहा कि हाइपोथैलेमिक सोमैटोस्टैटिन से होता है। फिर हमने ये देखा कि ग्रोथ हार्मोन की वजह से बॉडी के अंदर सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ बढ़ जाती है जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। फिर हमने प्रोटीन सेंसेस को कहा कि अमीनो एसिड बेसिकली चाहिए होते हैं तो प्रोटीन सेंसेस हो रही होती है, साइज़ बड़ा हो रहा होता है बॉडी का। नेक्स्ट ये होता है कि हम देख रहे हैं कि जी ग्रोथ हार्मोन अगर डेफिशिएंट हो जाए, अंडर सेक्रीशन हो जाए, तो ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स आ जाते हैं जिसमें छोटे छोटे हैंड्स और वो बॉडी पार्ट्स रह जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जिगेंटिज्म, और जिगेंटिज्म का केस क्या होता है कि जिसमें एक्सेस सिक्रीशन हो जाती है तो फिर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ना वो ओवरऑल एकदम से एक एब नॉर्मल वे में थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। और एक होता है कि सुपर ओवर सेक्रीशन जब आपकी हो जाती है तो उसका एक दूसरा इम्पैक्ट ये भी आता है कि समटाइम्स वो बच्चे की हाइट और लेंथ ऑफ द बोन नहीं बढ़ती बल्कि इंस्टेड वो जो है ना वाइड होना शुरू हो जाती हैं, और वो बच्चे फिर ऐसे हाइट में छोटे लेकिन आप कहें कि उसको ओवरऑल उसकी विड्थ जो है वो बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, हाथ पाँव और फेट्स को और ना उसकी वजह से ये उनको दिख रहा होता है। नेक्स्ट है जी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे हम अब दूसरा हार्मोन शुरू कर रहे हैं, TSH। Hmm. थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो है ये फ्रॉम द हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट द सेंसेस एंड रिलीज ऑफ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी जो टेक प्लेस होता है। TSH रेगुलेट द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये वो लाइन थी जो उसने उधर नहीं लिखी थी, ये थायराइड ग्लैंड को इम्पैक्ट कर रहा है। नज़र आ गया आपको। Yes, sir. फिर क्या होता है कि इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल्स। अब ये भी मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिक पाथवे को बढ़ा देता है, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। एंड सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब जो थायराइड गले वाला होता है ना, थायराइड ग्लैंड गले के साथ होता है जो मैंने आपको बताया फेरिंग्स के साथ, उसकी सेक्रीशन की एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। अच्छा, अब होता क्या है भाई, अगर यहाँ से इसकी ओवर सेक्रीशन हो जाए अब TSH की, तो उसको आप कहते हैं हाइपर। हाइपर मीन अपर थायराइडिज्म का मतलब होता है कि थायराइड की एक्स्ट्रा सेक्रीशन। अब वो एक्स्ट्रा सेक्रीशन क्या होती है, एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन
एंड अंडर सेक्रीशन कॉजेज द हाइपोथायराइडिज्म जिसमें लैक ऑफ थायरॉक्सिन होता है। बात समझ आई या नहीं? यस सर। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, नाम बहुत ज़्यादा है, टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा है, ज़रा अंडरस्टैंड करें। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर से, जो कि हाइपोथैलेमस से आता है। अब जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH पैदा हो गया वो चला जाएगा गले के अंदर और वहाँ पे थायराइड ग्लैंड पड़ा है। थायराइड ग्लैंड जो है ना, ये बेसिकली थायराइड के सेल्स होते हैं और उनको क्या करता है कि ये स्टिमुलेट करता है, जिसमें उनकी तादाद बढ़ जाती है। और वो खाली तादाद नहीं बढ़ती बल्कि उनकी सेक्रेटरी एक्टिविटी को भी बढ़ा देते हैं। और अगर ये ओवर सेक्रीट हो जाए तो हाइपरथायराइडिज्म, जिसके अंदर एक्सेस सेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन आ जाएगा। और अगर ये कम सेक्रीट हो जाए तो फिर लैक ऑफ थायरॉक्सिन आ जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म आ जाएगा। पहले हाइपर है। अब ये जो थायरॉक्सिन है ना, जो एक्सेस सेक्रीशन हो रही है जिसकी, ये थायरॉक्सिन थायराइड से प्रोड्यूस हो रहा है। बात समझ आई? यस सर। यानी आपका जो TSH था ना, उसने थायराइड को इम्पेक्ट किया और थायराइड ग्लैंड फिर थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। ये यहाँ तक थायराइड ख़त्म हो गया। नेक्स्ट यस हार्मोन सर। तीसरे वाला आ जाता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH। इट इज़ सेक्रेटेड बाय द कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर CRF। ये देखो ना, उधर उसने एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक लिखा हुआ है और ये एक्चुअली कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है। हम्म। क्यों कार्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर है? क्योंकि ये हार्मोन सिर्फ हाइपोथैलेमस से हो के पिट्यूटरी पे इम्पैक्ट करेगा और जो पिट्यूटरी से निकलेगा वो एड्रीनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन होगा, जो कि एड्रीनल्स पे जाके इम्पैक्ट करेगा, आपकी किडनीज पे। अच्छा, अब जरा गौर से दोबारा ये लाइन पढ़ते हैं। एड्रीनो कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इट इज सेक्रेटेड बाय द रिलीज ऑफ कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर from hypothalamus, which is controlled by the steroid level in the blood and by the direct nervous stimulation of the hypothalamus as a result of the stress, for example cold, heat वगैरह वगैरह। क्या मतलब है? ACTH एक तो उस टाइम पे पैदा होगा जब, सर आप 1 सेकंड वेट करिएगा, सिर्फ 1 सेकंड। तो भाई हमने ये देखा कि आपके पास जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन था वो कब रिलीज़ होता है? जब कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर CRF जो है हाइपोथैलेमस से निकलता है, पिट्यूटरी को इम्पेक्ट करता है। तो फिर अब ये कब निकलेगा कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर? अब वो कह रहा है, उसकी रीज़न दे रहा है कि विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्टीरॉयड लेवल इन द ब्लड or by the direct nervous stimulation in the hypothalamus as a result of stress, cold, heat, या फिर आप पेन में हो या फ्राइट हो यानी खौफजदा हो आप किसी वजह से, या फिर इन्फेक्शंस हो। ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ दीज सिचुएशंस आपको क्या निकलता है आपकी बॉडी से? आपकी बॉडी से ये कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर निकलता है हाइपोथैलेमस से। और वो क्या करता है? ACTH एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिन ट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन जो है ना वो प्रोड्यूस करता है। अब वो क्या करता है आगे हार्मोन? वो ये पड़ा है ये यस। कि ACTH एक्ट्स ऑन द एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कहते हैं बेटा किडनीज को, ऊपर एक हार्मोन होता है, ग्लैंड होता है, उसके कॉर्टेक्स पे इम्प्लीमेंट करते हैं और स्टिमुलेट करता है द सेक्रीशन ऑफ कार्टिकोस्टीराइड, कार्टिसोल एंड एल्डोस्टेरॉन, कार्टिजोन एंड एल्डोस्टेरॉन। तो ये अगर आप इम्पैक्ट चेक करें कि ACTH ही रिलीज ना हो तो एड्रीनल कॉर्टेक्स को भी कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा और आगे आपके पास कार्टिकोस्टेरॉइड भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ACTH जो है, जो कि इटसेल्फ अंडर द कंट्रोल ऑफ CSF है, यानी कि कार्टिकोस्टेरॉइड जो क्या होता है, कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर CRF पे है। ठीक है ना? क्या था यस। ऐसे CRF, उसने ACTH
और इसने प्रोड्यूस किया कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड बस ये है। अब बेटा यहाँ पे चौथा हार्मोन आ जाता है, फॉलिकल तो इसका स्टिमुलेटिंग मैं हार्मोन। स्क्रीनशॉट ले लूं या वो आप भेज देंगे, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं? आप ले लें स्क्रीनशॉट। ये CRF था, फिर ACTH है, फिर कार्टिकोस्टेरॉइड है। ठीक है सर, मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। इससे पहले ये वाला भी अगर आपने लेना है, 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट सर देना नहीं, है। वैसे ना जब मैं ये नोट्स बना रही हूँ ना, तो तब मैं ना आपका लेक्चर एक बार फिर सुनूंगी भी ठीक ना, है। तो फिर तब मैं उधर ही से मार्क कर लूंगी। वैसे मैंने मार्किंग कर लिया, अगर कोई मिस आउट होगी ना तो मैं फिर रीचेक ओके। कर लूँगी। ओके, नेक्स्ट ये आखिरी जो पैराग्राफ है ना, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये LH का कंपेयर मेल्स के अंदर होता है इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH। हम्म। गौर करना है ज़रा आप। ये दो हार्मोन्स हैं आपके पास, एक FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फीमेल का हार्मोन है। बेसिकली ये फॉलिकल्स उन सेल्स को कहा जाता है जो ओवरी के अंदर जब एग की प्रोडक्शन हो जाती है, तो वो एग के इर्द गिर्द कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एग की सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बेसिकली हम्म। अगर मैं कहूँ तो फॉलिकल्स जो है ना, ये सेल्स ओवरी से अलग होते हैं, और वो सेल्स फ्यूचर में उन्हीं में से एक सेल एग बन जाता है। यस। तो फिर ये FSH जब एक एग बन जाता है तो बाकी सेल्स जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फीमेल में एक और हार्मोन होता है जो उन सेल्स को येलोइशिंग कलर दे देता है, राइपन करता है, पकते हैं तो वो सेल डेड हो जाते हैं। ये ये है फीमेल का सेटअप। अब मेल्स के अंदर LH जो ल्यूटिनाइजिंग येलोइशिंग करता है ना, उसका कंपेरेबल एक और हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मेल के अंदर जो है ना उसको एक्टिवेट कर रहा होता है, आपकी टेस्टीज़ के अंदर पड़ी हुई जो वॉल्स होती हैं उस पर जाके इम्पैक्ट कर रहा होता है, वहाँ से आगे फर्दर प्रोडक्शन के अंदर। वो उसने लिखा हुआ भी है कि ICSH इन मेल, ये मेल के अंदर होता है। अच्छा, फिर एंड प्रोलैक्टिन, ये एक और हार्मोन है, और ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन LTH और कलेक्टिवली नोन एज गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, जो कि गोनेड्स कौन से कहते हैं बेटा, जो आपकी फ्यूचर जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए जो हार्मोन्स आपके वो होते हैं, मतलब रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द चेंजिंग्स विद इन योर सेक्शुअल ऑर्गन्स एट द वेरी स्पेसिफिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो विद द प्रोडक्शन ऑफ द एग्स एज वेल एज द स्पर्म्स जो होती हैं वो यहाँ पे हो रही होती है, तो उनको कंट्रोल कौन कर रहा होता है, ये गोनेड्स के हार्मोन्स कर रहे होते हैं। और उसके अंदर कौन कौन से हैं, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, स्पेशली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल विद इन द फीमेल्स होता है ना, ये पुरानी बुक के अंदर तो इसका पूरा एक साइक्लिक एक्टिविटी थी कि वो कैसे 28 डेज़ का में अंदर वो रीस्टार्ट हो रहा होता है। तो ये हार्मोनल जितना भी इम्बैलेंस होता है ना, या इशू आ रहे होते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के अंदर, तो वो बेसिकली इन्हीं इन्हीं 3-4 हार्मोन्स की इम्बैलेंसिंग रिलीज़ की वजह से होते हैं। और वो किस वजह से होते हैं, वो बेसिकली अगर आप कोई नेगेटिव साइड पे कोई आप कहें कि आप ये जो यानी किस तरह की रील्स इंस्टा पे आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, लाइक कपलिंग रील्स, या आप कहें कि पोर्नोग्राफी की तरफ, या फिर आप नेगेटिव साइड पे और चले जाएं, तो ये जितने भी आपकी स्टोरीज़ होती हैं जो अक्सर औकात बच्चियों ने एक जहन पे एक अजीब भूत सवार किए होते हैं नॉवेल्स के, वो उनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं वो फिर इस तरह से आ रहे होते हैं। क्योंकि उसकी वजह से बेसिकली आप जब पढ़ते हैं तो आप फील वो ले रहे होते हैं, और उस टाइम पे आपके हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होती है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा, या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से फिर जो राइपनिंग बाद में होनी थी 28 डेज़ पे, वो 22 पे चली जाएगी, और इस तरह से आपका साइकिल जो होता है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। खैर, कमिंग टू द बैक, अगर आप कहें कि पॉइंट्स पे, तो हमारे पास ओवरऑल पिट्यूटरी के 4 गोल्स हैं मेन, इंटीरियर पिट्यूटरी के। अगर मैं इसको मोर स्पेसिफिकली रिवाइज करूं तो पहले आपके पास ग्रोथ हार्मोन था, उसकी अंडर सेक्रीशन, उसी की ओवर सेक्रीशन, दैट्स इट। फिर हमारे पास थायराइड हार्मोन था, और थायराइड हार्मोन की अंडर और ओवर सेक्रीशन जो है वो थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा कर रही होती है एट नेक रीजन, जो थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ पे। फिर था आपके पास एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH, और लास्ट में आपके पास क्या था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। होपफुली के बच्चे ये आपको 3-4 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इंटीरियर पिट्यूटरी क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास द मीडियन लोब ऑफ द पिट्यूटरी। मीडियन लोब जो है ना,
अब अगर आप ये अगर इसको डायग्राम को थोड़ा सा देखें आप, तो ये जो बड़ा सा लोब है, ये इंटीरियर लोब है, इसको जैसे ही आप अगर काट के बैक साइड पे देख रहे हैं, बैक एंड पे, तो आपको इस तरह का ये एक नज़र आ रहा है। ये उसने एक बड़ा ज़बरदस्त बनाया है। ये इंटीरियर पिट्यूटरी को अलग कर लें तो ये आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी और मीडियन यहीं रहेगा। तो नेक्स्ट अगर हम इसको मीडियन को पढ़ते हैं, तो इन द ह्यूमंस द मीडियन लोब ऑफ पिट्यूटरी इज़ नॉट वेरी प्रोमिनेंट, ये इतना क्लियर नहीं होता। इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ द सेल बिटवीन द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यानी आप यूँ कहें कि ये एक दीवार, एक थिन बिल्कुल एक चादर सी होती है जो इंटीरियर और पोस्टीरियर को लिंक कर रही होती है। इट प्रोड्यूसेस मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और मेलानोसाइट्स बेसिकली मेलानिन पिगमेंट होता है आपकी बॉडी के अंदर, जो आपकी बॉडी के हेयर्स को भी कलर दे रहा होता है, आपकी स्किन को भी कलर दे रहा होता है। और हम देखो ना, एक हमारे अंदर रेसिज्म का कंसेप्ट जो एक वेरी वेरी ब्रॉड कंसेप्ट में देखें ऑन ओवर द वर्ल्ड भी ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है कि हमें जो है ना, वो जो स्किन में वाइट लोग होते हैं, बेसिकली उनके अंदर अंडर सेक्रीशन हुई हुई होती है मेलानोसाइट की, जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो मेलानोसाइट जब आपकी स्किन में कम होता है ना, मेलानिन पिगमेंट बेसिकली, तो आपकी स्किन मोर वुलनरेबल होती है। बेसिकली यू आर गोइंग टू बी द सम सॉर्ट ऑफ वीक इन दिस केस, अगर आप कहें तो उसकी वजह से यानी कि मेलानोसाइट जो है ना, वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH जो है वो उसकी अंडर सेक्रीशन हो जाती है। कहाँ से होती है ये कंट्रोल? ये बेसिकली पिट्यूटरी मीडियन कर रहा होता है। सेक्रीशन ऑफ MSH रेगुलेट बाय द हाइपोथैलेमिक MSH इनहिबिटरी हार्मोन। अब इसकी रेगुलेशन, इसको निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, हाइपोथैलेमस डील कर रहा है इसको भी। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीजेज इन द ह्यूमन प्रेगनेंसी टू, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं तो उन केस में भी इनकी अमाउंट जो होती है वो बढ़ रही होती है। स्टिमुलेट फिर इसलिए तो उन औरतों की फिर स्किन जो होती है वो थोड़ी डार्क और कम्प्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। और ये जो जितने भी हमारे रूटीन के जो नॉर्मल हमें यानी कि इशू से डील करना पड़ा होता है, तो इनफैक्ट वो बिहाइंड द सीन अगर हम देखें तो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो रही होती है, या उसके अंडर ओवर सेक्रीशन चल रही होती है। इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ द रिलीज ऑफ द मेलानिन बाय द मेलानोसाइट्स इन द स्किन एंड हेयर। देखा ना, वही चीज़ बता रहा है कि ये भी आपके स्किन और हेयर्स के अंदर मेलानिन की अमाउंट को कम या ज़्यादा करती है। और इसकी अगर मैं एडअप करके दूँ यहाँ पे, तो आपकी बॉडी के अंदर अगर यानी कि ऑक्साइड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है ना, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही होती है आपके हेयर्स के अंदर, यानी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट कहें, या आपकी डाइट के अंदर कोई इशू हो रहा होता है, तो उसकी वजह से भी यानी कि आपके हेयरिंग्स जो हैं वो हेयर्स इनफैक्ट कलरिंग के तौर पर वो ग्रेश होना शुरू हो जाते हैं। तो वो ग्रे कलर जो हेयर होते हैं वो बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन हो जाते हैं, तो उस कलर के ऑक्सीडेशन होने के बाद वो कलरलेस या ग्रेश कलर देना शुरू कर देते हैं। लास्ट वन इज़ द पिट्यूटरीज पोस्टीरियर लोब। लिहाजा आपका 4 आपने पहले इंटीरियर में पढ़ी, मीडियन में 1 पढ़ा, और अब पोस्टीरियर की बात है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज़ नॉट अ ग्लैंडुलर बाय इटसेल्फ। ये भी एक क्वेश्चन था कि वाई पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज़ नॉट कंसिडर्ड एज द ग्लैंड, यानी इसको हम ग्लैंड क्यों नहीं कंसिडर करते। द रीज़न बिहाइंड द नॉट कंसिडरिंग एज अ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एज द ग्लैंड इज़ दैट के ये खुद से सेक्रीट ही नहीं करता ना भाई, ये तो बस एक स्टोरेज हार्मोन होता है, एक स्टोरेज जैकेट सी है, बस वहाँ पे स्टोर कर रहा होता है। तो ये क्या है जी कि नॉट ग्रैंडुलर बाय इटसेल्फ, इट डज नॉट सिंथेसाइज एनी हार्मोन, तो ये इसके सेल्स कोई सिंथेसाइज नहीं करते। इट लार्जली मेड अप बाय द एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। ये बेसिकली हाइपोथैलेमस के कुछ, ये देखो ना आप, ये हाइपोथैलेमस की एंडिंग्स इधर कहीं आ रही होती हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये खुद स्टोर नहीं बना ही नहीं रहा होता, बल्कि उधर के एक्सॉन आ रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करें, अगर नाम आपको पता लग रहा है तो एंटी मीन अगेंस्ट, एंटी डायूरेटिक, यूरेटिक बिकॉज ऑफ यूरिया से आया है। तो ये आपकी यूरिन की जो प्रोडक्शन होती है ना, उसको मज़ीद आप कहें कि कंसनट्रेटेड बना देता है, और फिर यानी उसकी कंसनट्रेशन पे बेसिकली इम्पैक्ट कर रहा होता है, वाइल वी आर हैविंग यानी कि शॉर्टेज ऑफ द वाटर। तो उस केस में जैसे आप फास्टिंग का केस हो जाता है, तो उस केस में बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है यार जो वाटर लॉस को मैनेज कर रही होती है, राइट। सो अगर उस टाइम पे यूरिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, तो आफ्टर सम टाइम हम तो जो है ना वो एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएंगे ना। तो आपकी बॉडी के अंदर जो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो कम हो रही होती है, उसकी कंटिन्यूसली डिटेक्शन हो रही होती है थ्रू योर हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस जो है ना, उसके दौरान उसके कंपेरेबल डिटेक्शन करते हुए उसके साथ ADH की प्रोडक्शन कर रहा होता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो स्टोर करता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन,
उसी का दूसरा नाम वैसोप्रिन भी है। ये हम्म बहुत कम नाम है और अक्सर औकात वो एडीएच की बजाय वैसोप्रिन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और फिर हमें पता नहीं होता उस टाइम पे। और अच्छा, एक तो ये एडीएच प्रोड्यूस करता है, दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ये अगेन से ऑक्सीटोसिन जो है ये फीमेल हार्मोन है, मेल के अंदर बिल्कुल होता ही नहीं है सिरे से। बहुत हम्म मेरे ख्याल से कोई रेयर स्कॉलर होगा शायद को मैंने देखा होगा जिसके मुंह से ये मैंने सुना हो कि जो ऑक्सीटोसिन होता है ये और ये हैप्पीनेस का प्रोवाइड कर रहा होता है फीमेल्स के अंदर। यानी एक तरह से आप कहें कि ये स्पेशली जब यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे ये बच्चों स्पेशली मदर्स के अंदर जो है ना ये उस टाइम पे इसकी अमाउंट जो है वो सेक्रीशन होती है बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेटिंग थ्रू द मेमरी ग्लैंड्स हो सकता है। मोर ओवर इसका ऑक्सीटोसिन का रोल जो है ना हम आगे पढ़ेंगे भी सही, बल्कि ये नीचे लिखा हुआ भी है। ये चाइल्ड बर्थ के अंदर जो सर्विकल ओपनिंग होती है उसको वाइड कर देता होता है और फिर उस तरह से साथ साथ में ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव थ्रू द यूट्रस भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। एज अ रिजल्ट जो है ना वो बेबी की पुशिंग थ्रू द वेजिनल वॉल जो होती है वो एग्जिट हो जाती है। और ये यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के साथ भी ये लिंक होता है कि ऑक्सीटोसिन यानी कि रिलीज़ हो रहा होता है और उस टाइम पे बेबी की यानी कि पुशिंग आउटसाइड टू द बॉडी जो है ना ये प्रोसेस जब कंटिन्यू होता है तो उस दौरान कंट्रैक्ट हो रहा होता है यूट्रस बार बार, ठीक है ना। कंट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है फिर कंट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरह की ये जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ना तो उसकी वजह से सर्विकल जो नेक ऑफ द वेजाइना आप कहते हैं उसकी इंटीरियर पे आपको प्रेशर पड़ रहा होता है, राइट। उस प्रेशर की वजह से उसकी वॉल्स को स्टिमुलेट करते हैं। और शायद मेरे ख्याल से ये मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपको कल के, एक मिनट इसमें कहीं मैंने क्वेश्चन दिया था यहाँ ना, ये वाला क्वेश्चन 6 आप देखें ना कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर इन द सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर। तो ये जो प्रोडक्शन है ना यानी कि बेबी की बर्थ के दौरान जो लेबर पेन क्रिएट हो रहा होता है उस टाइम पे जैसे ही आप सर्विकल नेक पर यानी कि रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन की वेव्स की वजह से जाते हैं तो उस रीजन की जो रिसेप्टर वेव्स होती हैं ना, आप कहें कि जो नर्व्स होती हैं, तो वो बेसिकली क्या करती हैं आगे फर्दर पॉजिटिव फीडबैक देती हैं और एक और हार्मोन्स की सेक्रीशन होती है जिससे ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव्स बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से मज़ीद वाइडर भी हो जाती है सर्विकल रीजन और फिर वो इजीली भी बेबी जो वो पैस ऑन हो जाता है। तो ये जो आपके पास एक्जिटोसिन होता है ये मेल्स के अंदर हार्मोन नहीं होता और फीमेल्स के ये प्लेयर का हार्मोन भी किसी हद तक कंसिडर किया जाता है। और यही वजह होती है कि उनके प्योरली जो आप कह रहे होते हो ना कि सर आप तो बड़ा जेंडर डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे जो बिहेवियरल चेंजेस होती हैं वो बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजिंग्स होती हैं। अब एक जो है एक चीज़ है जो ये एक प्योरली अल्लाह ताला ने क्रिएशन ही नहीं रखी है मेल के अंदर, तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि उसके इम्पैक्ट्स मेल में होते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये ऑक्सीटोसिन जो होता है ना ये जो मेनली स्पेसिफिक होता है एक तो मेमरी ग्लैंड से मिल्क की प्रोडक्शन के लिए होता है और दूसरा जो है ये सर्विकल उसके लिए रीजन को होता है और तीसरा मेरे ख्याल से ये सम सॉर्ट ऑफ द हैप्पीनेस या प्लेयर की भी इसमें सर वो मैं ऑब्लिवियसनेस की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होती है ना उसकी बात कर रही थी। बच्चा मैं वैसे कह रहा हूँ कि कुछ ना बाय नेचर चीज़ें भी इस तरह से चेंज हो रही होती हैं और उसकी वजह से आपकी डिसीजन पावर पे इम्पैक्ट जा रहा होता है। मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ अभी कि यार एक चीज़ें जो है ना वो कुछ चीजें कौन भी यानी कि होती हैं। हाँ मैं कोई इसमें इस सेंस में नहीं कह रहा हूँ कि आपका पर्सपेक्टिव वो है, आपकी बात एक अलग है। लेकिन मुझे जो लगता है ना ऐसे बच्चा के ऑन द बेसिस ऑफ माय स्टडी आप कहीं थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि कुछ बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ने कुछ चीज़ें ऐसी रखी हुई हैं जो डिफरेंट हैं जेंडर वाइज, उसकी वजह से आपकी डिसीजन इम्पैक्ट होते हैं। लाइक मैं आपको कहूँ कि बनाओ सिंगार और ये आजकल पूरी दुनिया लगी पड़ी है ड्रेसेस बनाने में, तो ये ड्रेस हो गोल्ड ज्वेलरी ये मेल्स के पास क्यों नहीं होता। अब उसकी डिसीजन पावर मेल है कि लॉजिकल है यार, बाय डिफ़ॉल्ट लॉजिकल है और उसको लॉजिकली एक चीज़ का लॉन्ग टर्म उसके डिसीजन है। अब दुनिया जहान के जब से कायनात बनी और तब से आप देख लें आज तक जंगें हमेशा मेल्स की क्यों हुई हैं, फीमेल्स क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका यानी कि पता नहीं कुछ एक ऐसा है क्या ऐसा नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि क्या फ्यूचर में जाके वो हो जाएंगी, ये एक फिर भी रीच चली है। रीज़न क्या है कि समटाइम्स मुझे लगता है कि उनका जो थिंकिंग पावर्स होती हैं उन चीज़ों को लेके वो उनके लिए कोई और अहमियत की चीज़ें होती हैं और मेल्स के लिए कुछ और चीज़ों की अहमियत होती है। एक तो बेसिक जो फ़र्क है ब्रेड विनिंग का या आपको उसके अलावा भी चीज़ें हो रही होती हैं। मेल लॉजिकली एक ब्रॉडर विजन पे पता नहीं क्यों जा रहे होते हैं, इन्होंने भी एक खामखा की आफत फैलाई हुई है सोसाइटी के अंदर, जो चीज़ें नहीं भी हैं तो वो भी अपने गले डाली हुई हैं।
खैर, हम बेसिक यहाँ पे आ जाते हैं बच्चा, इसको वाइंड अप करते हैं, आज बहुत ज़्यादा एलेबोरेट हो गए हैं हम। कोई जनाब, एडीएच का अब क्या रोल है? प्रोड्यूस ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन। देखो, आपने फास्टिंग की, रोज़ा रखा, उस टाइम पे डिहाइड्रेशन हो गई और एडीएच जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम। देखो, पानी कम हुआ तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, लो ब्लड प्रेशर हो गया तो उन इन केसेस के अंदर जो है ना एडीएच रिलीज होता है। और फिर क्या होता है? अंडर सेक्रीशन ऑफ द एडीएच काजेज द डायबिटीज़ इन स्पाइडस। ये हम्म अंडर सेक्रीशन अगर हो जाए तो डायबिटीज़ इन स्पाइडस जो होती है, विच करेक्टराइज बाय द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द डाइल्यूटेड यूरिन एंड फ्रीक्वेंट थ्रस्ट। ये डायबिटीज़ नॉर्मल डायबिटीज़ की तरह नहीं है, जिसको डायबिटीज़ मिलाइटस बोलते हैं। यस वो जो डायबिटीज़ मिलाइटस है बेसिकली वो शुगर की वजह से हो रही है। हम्म यहाँ पे एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन, बार बार वॉशरूम का फीलिंग्स हो, जैसे गालबन आपा बता रही थी मेरे ख्याल से कि नानी अम्मा के साथ इस तरह की इशू था और फिर बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है बिकॉज कि आपकी बॉडी का वाटर जो है वो डिजॉल्व होकर जा रहा है। ठीक है ना? हम्म तो यस ये इस तरह का इशू आ रहा होता है। वो बेसिकली वो कहाँ से आता है? एडीएच की सेक्रीशन जो है वो कम हो रही होती है, वो नॉर्मली सेक्रेट नहीं हो रहा होता। अच्छा, ओवर सेक्रीशन में लीड्स टू द किडनी प्रॉब्लम। हाँ, अब बार बार यही सेक्रीट होना शुरू हो जाए तो किडनी को फिल्टर ज़्यादा करना पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। हम्म तो वो फिल्टर कर करके उसके बेचारी की फिल्टरिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और गुर्दे जवाब दे जाएंगे। इसलिए पानी ज़्यादा पिएं ताकि फ़िल्टर ज़्यादा करना पड़ भी जाए तो फिर भी वो नॉर्मली हो। ऑक्सीटोसिन इट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, इन नर्सिंग वुमन, ड्यूरिंग, जो नर्सिंग वुमन से मराद जो गोइंग अंडर द प्रोसेस ऑफ बर्थ हो रही है, ड्यूरिंग द बर्थ इट इज़ रिलीज्ड इन वेव्स। ये वेव्स में होता है, एक दफ़ा एक्साइटमेंट या एक लार्ज अमाउंट में उसकी प्रोडक्शन हुई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ी, फिर कम। इसलिए लेबर के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी इसी के मरहूने मिनत होते हैं। फिर क्या होता है कि ओवर सेक्रीशन अगर ये हो जाए, बहुत ज़्यादा सेक्रीट हो जाए, फिर क्या होता है? काजेज रप्चरिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल। तो यूट्रस की वॉल जो है वो फट भी सकती है बिकॉज उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्ट्रेच पड़ सकते हैं और उसकी वजह से मसल्स जो होते हैं, जैसे मसल जिम्स के अंदर जो है वो एक्सरसाइज ओवर लोड उठाने की वजह से फट जाती है मसल, इसी तरह बिल्कुल ये भी हो सकता है। और वो कहता है कि अगर अंडर सेक्रीशन में हो जाए ऑफ द ऑक्सीटोसिन इनहिबिट द नॉर्मल लेबर का प्रोसेस, उसको रोक देता है, फिर वो जो मदर होती है वो बच्चे को पुश नहीं कर पाती। एज अ रिज़ल्ट वो क्या होता है कि उसका सी सेक्शन करके बच्चे को वैसे वूम से आप लोग निकाल लेते हैं। यानी उसका अल्टरनेटिव और कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उसकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वेव्स ही उसके पास नहीं प्रोड्यूस हो रही, तो वो कैसे बच्चा पुश ऑन होगा? इन लैक्टेटिंग वुमन, यानी कि ऐसे बच्चे, ऐसी मदर जो कि फीडिंग करवा रही होंगी, द सकलिंग काजेज द रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन, जो कि मेमरी ग्लैंड को बेसिकली, ये उन्होंने एक बनाया हुआ है कि ब्रेस्ट के एरिया के अंदर जो मेमरी ग्लैंड्स पड़े हुए हैं ना, इसको इम्पैक्ट करेगा। फिर क्या होता है जी कि ड्यूरिंग दिस फीडिंग प्रोसेस इट काजेज द डाइलेशन ऑफ द मिल्क डक्ट। हाँ, इसके अंदर जो फैटी मटेरियल्स होता है मदर के मेमरी ग्लैंड्स के अंदर, जो बेसिकली डक्ट्स होती हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो उसको क्या कर देता है? डायलेट कर देता है, ताकि मैक्सिमम जो है ना वो मिल्क की प्रोडक्शन हो, वो फीडिंग के टाइम पे वो बच्चे को अवेलेबल हो सके। दस प्रमोट्स द मिल्क इजेक्शन। और ये ही काम या यही हार्मोन आजकल एक आप यूँ कहें कि अक्सर अवकात ये जो जानवर होते हैं जिन्होंने फार्मिंग की होती है, तो वो मिल्क की प्रोडक्शन के लिए ये हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाते हैं जानवरों को, ताकि मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। हार्मोनली तौर पर वो उस बेचारी को इस तरह कर रहे होते हैं, लेकिन इनफैक्ट ये उसके साथ जुल्म करने वाली बात है, जो उसकी नेचुरल प्रोडक्शन के साथ हम प्ले कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे, ये पिचूटरी तो आपका ख़त्म हो गया, बस यहाँ तक ही। तो ये सर लॉन्ग एक और वो अपना कर लेते हैं ना, डिफरेंस कर लेते हैं। और सर अभी आप मुझे केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं कि नहीं? अच्छा, पढ़ लेते हैं यार। सर अब हमारा टॉपिक है, आपने क्या कहा कि जी एक कॉल्सिटोनिन कौन सा होता है और और पैराथायरॉयड को कैसे पैराथार्मोन का काउंटर है? डिफरेंस। डिफरेंस, हाँ। हाँ। याद रहे कि थायराइड ग्लैंड जो है ना, ये वाला, हम्म ये तीन तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एक को T3 बोलते हैं, एक T4 होता है, उसी को थायरॉक्सिन भी कहते हैं, और एक होता है कॉल्सिटोनिन। हम्म यानी थायराइड ग्लैंड बेसिकली कॉल्सिटोनिन प्रोड्यूस कर रहा है।
बात समझ आई? यस सर। और अगर हम इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, T3 T4 ये दो हार्मोन कैसे होते हैं उसकी कहानी हम नहीं कर रहे हैं, और हम फिर आ जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे वो काल्सीटोनिन की बात करता है थायराइड में, ठीक है। अच्छा, अब काल्सीटोनिन बेसिकली कैल्शियम की जो है ना, आप कहें कि अमाउंट को डील कर रहा होता है विद इन द ब्लड एंड विद इन द बोन्स। बात समझ आई? यानी यस। काल्सीटोनिन बेसिकली कैल्शियम का लेवल जो है उसको ब्लड के अंदर डिटेक्ट करता है, और फिर उसकी डिटेक्शन के अकॉर्डिंगली या तो वो डिक्लाइन हो जाता है या फिर उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। बात समझ आई है या नहीं? हम्म। अब मैं इसको रीड करने लगा हूँ कि एक्सेस कैल्शियम आयन लेवल ऑफ द ब्लड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ काल्सीटोनिन। अगर आपके पास काल्सीटोनिन यानी कि कैल्शियम का अमाउंट ब्लड के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, तो काल्सीटोनिन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। और हम्म। अगर कैल्शियम कम है तो इसकी सेक्रेशन भी कम हो जाएगी। अब ये करता क्या है? काल्सीटोनिन इंक्रीजेज द डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम इन द बोन। तो जब ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले को स्टोर करना पड़ेगा ना बोन्स में जाके कहीं। बात समझ आई या नहीं? यस सर। देखो ना, ब्लड यस। में फ्लो कर रहा है, बहुत ज़्यादा घूम फिर रहा है, तो लाजमी सी बात है उसको कहीं स्टोर करना चाहिए ताकि वो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो हो जाए। हम्म। और हम अपना काम का जो मटेरियल है कैल्शियम है, यानी कि हम उसको स्टोर करके अपने बोन्स की अच्छी डेवलपमेंट कर सकें। तो भाई जब ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो कैल्सीटोनिन भी ज़्यादा होगा, हम्म। और फिर ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम उठा उठा के वो बोन के अंदर डालता जाएगा, और इस तरह बोन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरी बात, हम्म। इसके काउंटर एक्ट में अगर हम कहें कि कैल्सीटोनिन इनहिबिट करता है कैल्शियम आयन को एब्जॉर्प्शन को बाय द इंटेस्टाइन, और डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स अलाउइंग द इट्स सेक्रीशन इन यूरिन। क्या मतलब है? दोबारा इसको गौर से पढ़ें। कैल्सीटोनिन एक तो पहली बात है वो कहता है कि रिलीज तब होगा जब ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है। अब ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है लेकिन उसने इसको कम करना है, तो जहाँ जहाँ से कैल्शियम कम होगा वो हर वो काम करेगा। हम्म। पहला काम तो उसने बोन्स के अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट कर दिया, इधर से कैल्शियम को कम कर लिया ब्लड से। दूसरा, हम्म। कैल्सीटोनिन बॉडी की इंटेस्टाइन पे इम्पैक्ट डालता है एक, और वो कैसा इम्पैक्ट होता है? वो इनहिबिट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को बाय इंटेस्टाइन। अब हमने डाइट खाई, सपोज कि आपने कोई लेस खा लिए, कोई जूस पी लिया, अब अगर उसके अंदर कोई कैल्शियम पड़ा हुआ है और आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा है, तो कैल्सीटोनिन जो निकलेगा वो आपकी इंटेस्टाइन से जो केमिकल आपकी बॉडी को चाहिए वो वाली एब्जॉर्प्शन को रोक देगा। एज अ रिजल्ट उसको वेस्ट में फेंक देगा कि भाई ठीक है, आप मुझे नहीं चाहिए लिहाजा ये वेस्ट में चला जाए, नो इश्यू, उसके एब्जॉर्प्शन को रोक लेगा। हम्म। दूसरी साइड पे क्या है कि डिक्रीज इन इट्स एब्जॉर्प्शन बाय द रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स। अब किडनी के अंदर हमने बिल्कुल चैप्टर 1 के अंदर होम्योस्टैसिस वाले में या एक्सक्रीशन वाले में हमने पढ़ा था कि भाई वहाँ पे आपके पास नेफ्रॉन्स के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है, अगर आपको याद होगा। यस सर। तो वो जो रीअब्जॉर्प्शन होती थी ना नेफ्रॉन से, जो काम के वो होते थे। ये नेफ्रॉन आगे भी आएगा, आगे वाले चैप्टर्स में भी है। हाँ, अच्छा, वो जो नेफ्रॉन में से जो एब्जॉर्प्शन होती थी ना, अब यहाँ से वो रीएब्जॉर्ब कैल्शियम को नहीं करेगा, बाकियों को, वो कैल्शियम को फिर रिलीज़ करेगा, और वो यूरिन से पैस ऑन होकर आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाएगा, यानी आपकी बॉडी के अंदर मज़ीद कैल्शियम नहीं रहेगा, कम रहेगा। हम्म। तो तीन तरीके से उसने कैल्सीटोनिन ने एक्ट किया। एक तो ब्लड की कैल्शियम को रिलीज़ किया, मतलब सॉरी एब्जॉर्ब करके इकट्ठा कमुलेट कर लिया बोन में, ठीक है। हम्म। दूसरा क्या किया उसने? उसने आपकी इंटेस्टाइन्स से आपकी फूड के अंदर जो प्रेजेंट होता है कैल्शियम उसको एब्जॉर्ब ही नहीं किया, इनहिबिट कर दिया एब्जॉर्प्शन को, ताकि वो वेस्ट हो जाए। हम्म। तीसरे नंबर पे उसने यूरिन से भी उसको वेस्ट कर दिया, ठीक है। यस सर। तो ये तीन स्टेप से उसने कैल्सीटोनिन ने अपना एक्ट किया। कैल्सीटोनिन अपीयर मोर इम्पॉर्टेंट इन चाइल्डहुड। बड़ी कमाल की बात है, ये भी एक क्वेश्चन मैंने दिया था। हम्म।
कि भाई चाइल्डहुड के अंदर आपका कैल्शिटोनिन अमाउंट उसकी ज़रूरी क्यों होती है भाई, ऐसी कौन सी बात है कि कैल्शिटोनिन इंपॉर्टेंट है चाइल्डहुड के लिए। देखो चाइल्डहुड में बच्चों की बोन्स डेवलप हो रही होती हैं, स्केलेटन पूरा ग्रो कर रहा है। अब अगर चाइल्डहुड के अंदर बच्चे के पास कैल्शिटोनिन, देखो ना बॉडी के अंदर कैल्शियम बढ़ गया बहुत ज़्यादा, बच्चे को लैक्टेशन होती है थ्रू मदर, या फिर आप नॉर्मल जो कि इनटेक के जो लैक्टोजन दूध वगैरह होते हैं यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका हम्म इम्पैक्ट बच्चे के अंदर क्या आता है कि कैल्शियम बढ़ जाता है, सिंपल है, मिल्क के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अब वो जो कैल्शियम बढ़ता है तो वो बच्चे की ग्रोथ के लिए कैसे यूज़फुल होगा, तो कैल्शिटोनिन रिलीज होगा, कैल्शिटोनिन रिलीज होगा तो उसने डिपॉजिट करना शुरू कर देना वही कैल्शियम इनटू द स्केलेटन। हम्म और फिर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी, जो दूध पीने से अक्सर औकात हर कमर्शियल में आ रहे होते हैं कि हड्डियों को करे मजबूत फलां फलां, तो वो रियल में ये चीज़ हो रही होती है। एंड आर चेंजिंग ड्रामेटिकली इन द मैस, बच्चा फिर दुबला सा हो जाता है साइज़ और शेप के अंदर, मतलब किस वजह से, क्योंकि उसकी बोन्स के अंदर डेपोजिशन अच्छी हो जाती है, बच्चे का वेट बढ़ जाता है। ठीक है, हम्म दिखने में सेम रहता है लेकिन वैसे वो हेल्दी हो जाता है। इफ़ डेफिशिएंट कैल्शियम आयंस आर नॉट डिपॉजिटेड इन द बोन्स, अगर आपके पास बोन्स के अंदर वो डिपॉजिट नहीं होता, एंड हाई कैल्शियम लेवल काजेज क्या करता है, डिस्टर्बेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स एंड नर्वस सिस्टम। फिर वो क्या करता है कि मसल्स और नर्वस सिस्टम के अंदर जो है बच्चे वो फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर पाता, जैसे आप सादे लफ्ज़ों में कह सकते हैं वाइटामिन्स डाउन हो जाते हैं, तो उसकी उतनी यानी कि मसल देखो, अगर आप को वो पुराना टाइम में मसल की कंट्रैक्शन वाला सिस्टम याद हो तो कैल्शियम आयन रिलीज़ होते थे, और रिगर मोर्टिस का भी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जिसमें मुर्दे के अक्सर औकात हाथ पांव अकड़ जाते हैं, और मैंने कहा था कि वो रिकवर क्यों नहीं होते, बिकॉज कैल्शियम आयन की रिलीज़ ख़त्म हो जाता है। तो ये बेसिकली आप ये एक ऐसी चीज़, उम्मीद तो मुझे है कि आपको माशाल्लाह से कोई याद नहीं होगा, वहम में भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप कंट्रैक्शन का मैकेनिज़्म देखें मसल्स में तो वहाँ ये चीज़ है। तो सिंपल ये है कि भाई अगर कैल्शियम की अमाउंट जो है वो कैल्शिटोनिन की अमाउंट यानी कि नहीं होगा रिलीज़, तो फिर जो है ना बच्चे के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन भी नहीं हो पाएगी, फिर हड्डियाँ वीक रहेंगी, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। ठीक है, यस सर तो इसमें दो क्वेश्चंस को एड्रेस हो गया है वैसे अगर आप देखें तो। और फिर इसके बाद आ जाता है पैराथ हार्मोन, और एक्चुअल आपका जो कैल्शिटोनिन और पैराथ का कंपेयर है ना वो इसी में से ही आएगा यहाँ। हम्म बात समझ आई? यस सर अच्छा, हम अब ना इसको पैराथ हार्मोन को देख लेते हैं, पैराथायराइड। इन द ह्यूमन देयर आर द फोर पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड एक हार्मोन एक ग्लैंड है और एक है पैराथायराइड। तो वो कह रहा है कि जी पैराथायराइड आपके पास चार हैं, जो कहाँ लोकेटेड होते हैं, थायराइड के ऊपर ही लोकेटेड होते हैं। मैं ज़रा इसकी आपको फिगर दिखा देता हूँ, ये आप देखें ज़रा, हम्म ये आपके पास थायराइड है ये वाला एक, और ये भी उसी थायराइड का वो है। अब अगर इन दोनों को देखें तो उसका एक ये पार्ट पड़ा हुआ है, ये छोटा सा, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, और एक ये पड़ा हुआ है, ये चार होते हैं पैराथायराइड, हम्म जो कि थायराइड के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा वो क्या कहता है जी, ऑल फोर ग्लैंड लोकेटेड ऑन थायराइड, दे आर स्मॉल लाइट कलर्ड होते हैं मैसेज दैट स्टिक आउट ऑफ द पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर सरफेस, यानी कि जो बैक साइड की सरफेस होती है उसके पास स्टिक होते हैं थायराइड ग्लैंड के। द पैराथ हार्मोन इज सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ द पैराथायराइड कंट्रोलिंग द कैल्शियम बैलेंस इन द ब्लड। बड़े गौर से सुने, एक हम्म चार बेसिकली पैराथायराइड ग्लैंड थे, राइट, उन चारों का मिला जुला एक ही हार्मोन है जिसको पैराथायराइड हार्मोन कह रहे हैं, पैराथ हार्मोन। अच्छा, पैराथ हार्मोन जो है ये क्या करता है, ये कैल्शियम को बैलेंस कर रहा है ब्लड के अंदर। अगर हम गौर करें और देखें थोड़ा सा तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये भी पढ़ा कि भाई कैल्शियम जो है वो कैल्शिटोनिन से बैलेंस होगा, हम्म तो दूसरा कैसे बैलेंस होगा, तो दूसरा पैराथ हार्मोन से बैलेंस होगा। अच्छा, अब गौर करें ज़रा, ये उसका उल्टा है, एंटागोनिस्टिक है इसका। अब कैल्शिटोनिन किस टाइम प्रोड्यूस होता था, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता था ना, हम्म ताकि डिपॉजिट कर ले। यस सर तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पैराथ हार्मोन रिलीज ट्रिगर्ड बाय द लो ब्लड कैल्शियम, अगर अब ज़रूरत से ज़्यादा
सारे का सारा कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है बॉडी के अंदर और ब्लड के अंदर लो हो गया, ब्लड के अंदर कैल्शियम नज़र ही नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे पैराथार्मोन निकलेगा। हम्म और फिर उसके बाद क्या करेगा, ये लाजमी सी बात है, एक तो एब्जॉर्प्शन जो कि ब्लड से बोन की तरफ जा रहा था उसको रोक लेगा, उसको इन्वर्ट कर देगा, उल्टा देगा। यानी हम्म फिर बोन्स से कैल्शियम निकल निकल के ब्लड के अंदर आएगा, क्योंकि ब्लड को भी तो पूरा करना है। यस ये सर। नहीं समझे? नहीं सर, समझ आई। ओके। पैराथार्मोन वर्क्स एंटागोनिस्टिकली टू द कैल्सिटोनिन। तो पैराथार्मोन यूं अगेंस्ट वर्क हो गया उसका, यानी एंटागोनिस्टिक वर्क हो गया टू दैट ऑफ द कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एक्सेस ब्लड ऑफ कैल्शियम में रिलीज होता है, ये लो में हम्म रिलीज हो रहा है। कैल्सिटोनिन ब्लड से निकाल के बोन में जाके डाल रहा है कैल्शियम को, ये बोन से वापस लेके आ रही हैं। ठीक है। अब लाजमी सी बात है कि अगर जिन के अंदर ये पैराथ हार्मोन ज़्यादा निकल आए, तो लाजमी सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियों से कैल्शियम निकल आएगा, हड्डियाँ तो हल्की और पतली हम्म हो जाएंगी, डिफॉर्म भी हो जाएंगी, है ना ऐसी बात। तो ये लिखा हुआ है यस। कि ओवर सेक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन इज यूजुअली रिजल्ट ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड ट्यूमर। अगर पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर आपके पास कोई ट्यूमर निकल आए या गले के ऊपर कोई एक ट्यूमर सी निकल आए, तो फिर उस टाइम पे पैराथायराइड ग्लैंड इम्पैक्ट हो जाता है और फिर कैल्शियम जो है ना, वो पैराथार्मोन जो है वो ज़्यादा निकल आता है। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि वो कैल्शियम रिलीज़ हो जाता है बोन से, बोन डिफॉर्म हो जाती हैं, सॉफ्टन हो जाती हैं, टेंड टू फ्रैक्चर, फिर टूटने का डर होता है। हम्म ठीक है ना, स्पॉन्टेनियसली। इसलिए फिर वो आप छोटा सा भी कोई ना कोई वर्क करेंगे तो चूंकि हड्डी अंदर से खाली हुई पड़ी है तो वो हो गई। ब्लड कैल्शियम लेवल एलिवेट जब बढ़ जाता है, यानी कि उसको हाइपर कैल्सीमिया भी कहते हैं, यानी कैल्शियम का लेवल अब बढ़ गया है, विच हम्म डिप्रेस द न्यूरॉन नर्वस सिस्टम। अब ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाती है ना हाइपर कैल्सीमिया में, तो वो नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है, यानी आपके नर्व या आपकी सेंसेस प्रॉपर वर्क ही नहीं कर रही होती हम्म जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है। और उससे फिर क्या होता है, काज द वीकनेस ऑफ मसल्स। अब मसल्स भी आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में हम्म कि मसल्स बेसिकली वीक क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मसल्स के अंदर बेटे कैल्शियम आयंस का रिलीज़ होता है जो उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को पॉसिबल बनाते हैं। तो जब आपके पास एक्सेस में बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, यानी कि आपके पास कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली कि आपकी नर्व जो हैं एक टाइम पे रिस्पॉन्ड करना ही छोड़ देंगी। जैसे मैं कहूँ कि आप अभी एक पेन किलर लेते हैं तो आपका पेन ख़त्म हो जाता है, आप अगर रोज़ाना की हैवी डोज करना शुरू कर दें तो हो सकता है 2 पेन किलर लेने से आपको अगली दफ़ा पेन ना ख़त्म हो, यानी उसको अब हम्म हाई डोज चाहिए होगी ना। तो बिल्कुल मसल्स जो होते हैं वो उनकी जो ट्रिगरिंग कैल्शियम के थ्रू हो रही होती है वो उसको मज़ीद ट्रिगर नहीं कर पाते और फिर मसल की कंट्रैक्टिंग पावर को ख़त्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मसल वीक हो गया। यस सर। और फिर क्या होता है कि एक्सेस कैल्शियम साल्ट जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है किडनी के अंदर, और यानी जो एक्सेस कैल्शियम के साल्ट होंगे वो किडनीज के अंदर प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, पार्टिसिपेट कह रहा हूँ, प्रेसिपिटेट मीन कि वो स्टोर हो जाते हैं और फिर किडनी स्टोन की फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा, अगर अंडर सेक्रीशन, ये तो था ओवर सेक्रीशन, अगर कैल्शियम ये पैराथार्मोन कम सेक्रीट हो जाए, हाइपोकैल्सीमिया उसको कहेंगे, हम्म दिस इंक्रीजेज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन। इसमें हर टाइम पे सिग्नल्स आ रहे होंगे, एक्साइटमेंट हर टाइम पे रहेगी। अब ये एक्साइटमेंट से क्या मुराद है, बेसिकली आपको याद होगा कि हमने नर्व इम्पल्स को जब पढ़ा था तो उसमें हमने चैनल्स या गेट्स जो है वो कभी ओपन अप हो जाते थे कैल्शियम और सोडियम के आयंस के। यस सर। तो ये उसके अकॉर्डिंग, यानी कि वो उसकी जो आउटर साइड ऑफ द नर्व और इनर साइड ऑफ द नर्व जो इन्वायरमेंट होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव उसकी वजह से चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से हर टाइम पे ऐसे लगेगा कि कोई मैसेजेस आ रहे हैं। इट आल्सो कैन लीड टू द टिटैनी। टिटैनी किसे कहते हैं भाई, इन विच द मसल्स रिमेन कंट्रैक्टेड स्टेट, इफ अनट्रीटेड इट कैन बी फैटल। ये एक क्रैम्प आपने सुने होंगे जिसमें हाथ थोड़ी देर के लिए अकड़ जाता है या पाँव, हम्म ये क्रैम्प बेसिकली आपके मसल के अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। थोड़ी देर के लिए मसल कंट्रैक्ट हुआ, उसको रिलैक्स होने का मैसेज ना आया या उसके पास कैल्शियम ना आए कि वो रिलैक्स हो, वो उधर ही हाथ में एक पेन सा क्रिएट होता है या पाँव में, या समटाइम्स किसी भी मसल में क्रिएट हो सकता है। ठीक है। और वो कह रहा है कि ये इंडिकेशन होता है कि उसके अंदर कैल्शियम कम है।
और अगर ये इसको अनट्रीट किया जाए तो फिर वो फैटल भी हो सकता है। लाजमी सी बात है कि आप के हो सकता है खुदा न खास्ता आपके चेस्ट के मसल इसी तरह बाई नेचुरली स्ट्रेच हो जाएं और वो आपके रिब केज पे जाके इम्पैक्ट कर सकते हैं, या लंग्स के मसल्स जो होते हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। एज अ रिज़ल्ट उसकी लंग कैपेसिटी जो होती है वो इम्पैक्ट हो जाएगी। तो लिहाजा मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं आपकी इस तरह के, यानी कि वर्केबिलिटी को डाउन करने के लिए आप कहें कि उसमें हार्मोनल रोल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिहाजा ये एक बहुत की चैप्टर था जो हमने, जिसमें आज में हमने तकरीबन मेजर चीज़ें आज देख ली हैं इस चैप्टर हम्म की।